पहले तो हमारे यहाँ घोड़े पर बैठकर कोई नहीं आता। घोड़े पर बैठकर आता होगा, हाथी पर बैठकर भी कोई आता होगा तो कांग्रेस में आता होगा। हमारे यहाँ जो आएगा वह पैदल चलकर आएगा। जिसने अपने जिस्म का पसीना बहाया होगा इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में, जिसने अच्छा परफॉर्म किया होगा अपनी पॉलिटिकल लाइफ में, ऐसा व्यक्ति आएगा तो वह भी पैदल चलकर आएगा। लेकिन कांग्रेस ने जो यमराज कहा है, मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार इसी प्रकार का एलिगेशन नरेंद्र भाई के ऊपर लगा था। मौत का सौदागर कहकर जो है कांग्रेस की एक नेता ने उन्हें संबोधित किया था। उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था और उसका करारा जवाब गुजरात की जनता ने दिया था। और इस बार यदि उन्होंने नरेंद्र भाई को यमराज कहा है तो देश इस प्रकार के आरोप लगाने वालों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राजनाथ जी, आप क्या समझते हैं कि 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार फिर दावा प्रस्तुत किया है एक तीसरे टर्म के लिए। ये डुअल पावर सेंटर के बावजूद आपको लगता है कि तीसरे टर्म के लिए मनमोहन सिंह जी की एक्सेप्टेंस है? नहीं, मैं समझता हूं कि यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अब तीसरा टर्म किसी भी सूरत में इस प्रधानमंत्री को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तब न थर्ड टर्म मिलेगा। और वैसे भी कांग्रेस में तो कई नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए। मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस प्रकार की पेशकश कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है। राजनाथ जी, राहुल गांधी को कहां तक आप सक्षम समझते हैं एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होने के लिए, और क्या आप समझते हैं 2014 का जो चुनाव है वो मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह होगा? मैंने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के बारे में कैसे बतला सकता हूं? उनको तो मिनिस्टर के रूप में भी मैंने अभी तक नहीं देखा है, इसलिए मैं कैसे कह सकता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे तो कैसे प्राइम मिनिस्टर होंगे। एक बार भी तो उनका परफॉर्मेंस देखने का अवसर हमको मिला नहीं है। अभी उन्होंने सीआईआई के हाल ही फंक्शन में पहली बार लंबे तरीके से संबोधित किया है। आप क्या समझते हैं उनका जो विजन ऑफ इंडिया है, क्या वो कहीं ना कहीं साकार हो सकता है? बस इतना ही कहूंगा कि उन्होंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी तैयारी करने की भरपूर कोशिश की है बोलने के पहले, ऐसा मुझे लग रहा था। और विजन, अब मैं समझता हूं कि इस समय कांग्रेस के नेताओं को देश की जनता को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक रूल यदि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस ने किया है। और उनके लगभग 53 to 54 ईयर्स की गवर्नमेंट के रहते हुए मैं समझता हूं कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, पॉवर्टी बढ़ी है और साथ ही साथ इनकम डिस्पैरिटी बढ़ी है। यहाँ का किसान मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। और यदि पिछले 9 वर्षों के कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को देखें तो इस गवर्नमेंट के आने के बाद इसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस कितनी तेजी के साथ बढ़ी हैं। पेट्रोल, डीजल और ये जो हमारी जो रसोई कुकिंग गैस सिलेंडर्स हैं, इनकी कीमतें हर महीने 2 महीने पर बढ़ रही हैं। फिस्कल डेफिसिट अनकंट्रोल्ड है। अटल जी की सरकार थी, 6 वर्षों तक चली थी। उस समय हमारा भारत करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। लेकिन आज इस भारत को 9 वर्षों में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री बना दिया है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ गिर रही है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। वो कैसा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं? ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि अटल जी के समय जिस टारगेट को जीडीपी के ग्रोथ रेट के 8.4% के टारगेट को हमने अचीव किया था, और उस समय ये सत्ता हम लोगों ने हैंड ओवर की थी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को, उसको लाकर अप्रॉक्सीमेटली 5% पर खड़ा कर दिया इन्होंने। क्या ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए? क्या ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए जो कि फिस्कल डेफिसिट को अनकंट्रोल कर दे? क्या ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए जो कि भारत जो कभी करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री था उसको लाकर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री बना दे? क्या ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए जो इस देश में किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे? राजा जी, मोदी जी ने कहा है कि अब उनका गुजरात का कर्ज अदा हो गया है, अब देश का कर्ज अदा करने की बारी है।
तो क्या ये देश तैयार है कि अब मोदी जी सेंटर में आएंगे? बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि कोई कैंपेन कमेटी बनेगी जिसका हेड होगा, ये चर्चा में बहुत रहा है। ये सब कब होगा? बीजेपी ये फैसले टाल क्यों रही है? क्योंकि कोई आपस में सहमति नहीं है और बहुत सारे लीडर हैं और मोदी पे सहमति नहीं बन रही है कि कोई जेडीयू की प्रॉब्लम है? क्या अंदरूनी प्रॉब्लम? पहले तो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिस्टम होता है, वो उसी सिस्टम और उसी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के अनुसार ही चलती है। जब पिछली बार मैं पार्टी प्रेसिडेंट था, उस समय भी जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हमको प्रोजेक्ट करना था, तो मैंने सारे सीनियर पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनसे मैंने बात की और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर आडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया था। इस बार भी जब उचित समय आएगा तो हम लोगों से बात करेंगे, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इस बात का फैसला करेगा क्या करना, यदि प्रोजेक्ट करना, नहीं करना, करना तो किसको करना, यदि नहीं करना तो क्या करना। यह सब सारा फैसला जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा जिसमें कि अब नरेंद्र भाई को भी मैंने शामिल किया है। So that is the real giveaway. Narendra Modi, part of the Central Parliamentary Board, who will ultimately decide who will be the prime ministerial face for the BJP. But at a time when both Rajnath Singh and Narendra Modi are going to share a dais, clearly all eyes will be on Narendra Modi and the backing that Rajnath Singh will give Narendra Modi as the BJP's future. On board the aircraft with Mr. Rajnath Singh, this is Navika Kumar for Times.